नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रेयांश कुमट है। इस बार मैं भाग्यशाली रहा कि मेरी चतुर्थ स्थान मैंने प्राप्त किया यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा में। मैं आपको उसी के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। शुरुआत करूँगा मैं अपने बैकग्राउंड से, क्या मैंने किया है। मैं किशनगढ़ राजस्थान का निवासी हूँ। मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री ग्रेजुएशन आईआईटी बॉम्बे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की थी। उसके बाद मैंने 2 साल अर्न्स्ट एंड यंग के साथ मैनेजमेंट कंसल्टिंग में थोड़ा जॉब किया था। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए अपना जॉब छोड़कर 1 साल तैयारी की थी और उसके बाद 1 साल के लिए एग्ज़ाम दिया था। जब मैंने प्रिपरेशन की शुरुआत करने का सोचा था तो मेरे सामने कुछ सवाल थे। सबके सामने शायद ये सवाल ना हो, बट मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सवाल थे कि जैसे मुझे कहाँ रहकर अपनी तैयारी करनी चाहिए, मुझे घर रहना चाहिए या दिल्ली रहना चाहिए, उसके अलावा कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ऑप्शनल कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो इन सब सवालों के बाद ही मैं डिसीजन ले पाता कि मुझे आगे क्या करना है। तो सबसे पहला सवाल जो था कि मुझे दिल्ली रहना चाहिए या घर रहना चाहिए, तो इसमें मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं कुछ समय तक तो दिल्ली रहूँगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड या मेरे परिवार में सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब में कोई नहीं है। तो उसके बारे में एक माहौल, एक एनवायरनमेंट मुझे मिले और गाइडेंस और मोटिवेशन के लिए भी कुछ लोग अवेलेबल रहें, फ्रेंड्स जो कि उन परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उनका भी साथ मिले, इसके लिए मैंने ये डिसीजन लिया था। उसके बाद कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके बीच में मैं कहना चाहूँगा कि सबका अलग अलग इसमें होता है। किसी लोगों को सूट कर जाता है कोचिंग का, किसी को नहीं करता है। मेरा इनिशियली कोचिंग लेने का ये रीज़न था कि मैं बैकग्राउंड नहीं था और मुझे एक डेली रूटीन सेट करना था, क्योंकि मैं जॉब करने के बाद 2 साल पढ़ाई छूट गई थी। तो उसके बाद एक पढ़ाई का रूटीन आ जाए, इसके लिए मैंने कुछ जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल के लिए थोड़ी कोचिंग की थी। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी और करंट अफेयर्स को बिल्डअप करने के लिए अपने बेसिक्स के ऊपर सेल्फ स्टडी से उसको प्लान किया था। ऑप्शनल की अगर बात करें तो कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड जो मैंने ऑप्शनल चूज़ किया था वो एंथ्रोपोलॉजी था। तो कई बार ऐसा सवाल आता है कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं चूज़ किया और मैं एंथ्रोपोलॉजी की तरफ क्यों गया। तो इसमें 3-4 चीज़ें काफ़ी अहम रही इसके चुनाव के पीछे। पहला ये था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस थोड़ा वास्ट था, बिकॉज उसमें 8 सेमेस्टर का कोर्स आता है। उसके अलावा भी दूसरी तरफ एंथ्रोपोलॉजी वाज डूइंग गुड एंड उसका सिलेबस भी थोड़ा कंसाइज्ड है और उसके लिए गाइडेंस और टॉपर्स जो कि पिछले साल रहे हैं उनकी टॉक्स और उनके मेंटरशिप भी अवेलेबल थी। तो उसके अलावा एक इंटरेस्ट जो होता है, एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स आप कवर करते हैं। अपने मानव शास्त्र जो सब्जेक्ट है उसमें मानव कैसे इवॉल्व हुआ, उसके अलावा अभी मानव के अलग अलग आयाम क्या हैं, उनके बारे में पढ़ाई होती है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी रोचक है। तो उसका मैंने इनिशियल एक सेपियंस करके किताब है युवाल नोआ हरारी जी की, उसको मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये जो सब्जेक्ट है ये इंटरेस्टिंग होगा और उसका परफॉर्मेंस भी पिछले एग्जाम्स में सही रहा, तो इसलिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी चूज़ करने का सोचा था। अगर बात करें कि एग्ज़ाम के लिए कितने पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए या एग्ज़ाम किस तरह से करते हैं, उसको अपनी प्रिपरेशन से किस तरह से जोड़ा जाए, तो उसमें मेरी ये कोशिश थी कि एग्ज़ाम के लिए मैं अच्छे खासे समय को पहले तैयारी में जुटाऊं ताकि एग्ज़ाम में मैं अपना बेस्ट दे सकूं। तो इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। एक में आपको 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना होता है और दूसरे में आपको उसी के बारे में लिखना होता है। तो पहले मैंने ये सोचा था कि मैं अपना बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लूँगा। उसके लिए मैंने बुक लिस्ट तैयार की थी, अलग अलग इंटरव्यूज़, अलग अलग सोर्सेस को चूज़ किया था और एक बुक लिस्ट मैंने तैयार की थी सीनियर के गाइडेंस से कंफर्मेशन भी लेते हुए। वो बुक लिस्ट को फिर मैंने फॉलो किया और अपने नोट्स उससे बनाए
और कोचिंग के नोट्स को भी उससे इंटरमिंगल किया ताकि मुझे एक होलिस्टिक आइडिया मिल जाए एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। उसके अलावा जब आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, कुछ अलग चीज़ें रहती हैं। प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी होती है तो उसके लिए कई बार तुक्के मारने पड़ते हैं और उनसे भी कई बार सिलेक्शन आगे या पीछे हो सकता है। जबकि मेंस में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है और उसमें रादर देन नोइंग अ लॉट अबाउट द सब्जेक्ट, जानकारी आपकी अगर सीमित भी है और आप अपने जो जितनी भी जानकारी उसको अगर अच्छे तरीके से आप प्रस्तुत कर पाएं उस आंसर में, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपनी बातों को सामने वाले के सामने रख सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ रहती है कि आप हर टॉपिक को तैयार करें। हर टॉपिक के अंदर क्या क्या 3-4 चीज़ें, एस्पेक्ट्स पिछली बार पूछे गए हैं या आज अभी करंट अफेयर्स में आपको लगता है कि पूछे जा सकते हैं, तो उसके ऊपर एक अपने नोट्स तैयार कर लें और उनको रेफर करते हुए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने की थी, तो उस तरह का आप भी सोच सकते हैं। अगर मैं अपनी बुक लिस्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा तो GS1 जनरल स्टडीज़ 1 में जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERTs रेफ़र की थी 11th एंड 12th की। जो NCERTs है उसमें करीब करीब सब चीज़ें कवर हो गई है। उसके अलावा मैप्स के लिए मैंने अपने रूम पर मैप्स लगा दिए थे और जब भी कुछ करंट अफेयर्स में चीज़ें आती थी तो उनको मैं रेफ़र करता था। स्पेसिफिकली रिवर्स और इनके ऊपर जो प्री में सवाल आते हैं तो उनके लिए अलग से एक नोट्स बनाए थे और उनको मैं रेफ़र करता था। जब हिस्ट्री पे अगर अपन आए तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्रा की NCERT बुक जो आती है उसको मैंने रेफ़र किया था बेसिक स्टोरी लाइन तैयार करने के लिए। और उसके अलावा जो नोट्स बने थे उन नोट्स में फिलिंग जो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस के थ्रू या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी कोई नई न्यूज़ आइटम मिलती थी उससे मैं उसको गैप्स को फिल करता था और हिस्ट्री की तैयारी उस तरह से की थी। अगर एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो ये काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है और इसके अंदर उतनी अच्छी तरह से जो आप एफर्ट डालेंगे उसका आउटपुट रेशियो शायद नहीं बैठेगा। तो आप अगर देखें पिछले सालों में किन किन एरिया से सवाल पूछे गए हैं तो उन पे अगर आप स्पेसिफिक अच्छे से प्रिपेयर कर लें और उसके अलावा बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको सरसरी निगाहों से ऊपर देख ले तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो टॉपिक्स मैंने बहुत अच्छे से तैयार किए थे उसमें बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट और आर्किटेक्चर इससे रिलेटेड टॉपिक्स थे। इसके लिए 11th की NCERT की फाइन आर्ट्स की किताब आती है उसको रेफ़र मैंने किया था। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पे आएँ तो उसके लिए कंसाइज नोट्स अवेलेबल हैं टॉपर्स के, आप उनको देख सकते हैं, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और NCERTs भी आप रेफ़र कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी काफ़ी अच्छे एलेबोरेट तरीके से चीज़ को बताया गया है। अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में सोशियोलॉजी की NCERTs हैं 11th-12th की, उसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है। उसके अलावा जो पॉपुलेशन डेटा के लिए, डेमोग्राफी के लिए सेंसस के आप डेटा यूज़ कर सकते हैं या फिर सोसाइटी में इन जनरल एक जो सेक्शंस है वल्नरेबल सेक्शंस उनका आप लिस्ट बना लें कि ये 9 वल्नरेबल सेक्शंस हैं, इनमें ये प्रॉब्लम्स है, ये सॉल्यूशंस है, ये स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आई है। तो एक होलिस्टिक वे में आप सोसाइटी और उसके एस्पेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो उसमें पॉलिटी है, उसके लिए लक्ष्मीकांत काफ़ी अच्छा सोर्स है और उसी को बार बार पढ़ें, उसी को रेफ़र करें। उसके अलावा दूसरे लोग कुछ और किताबों को भी सजेस्ट करते हैं बट मुझे उनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नेंस में गवर्नमेंट की स्कीम्स अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग क्षेत्रों में आती है, उनका कंपेंडियम, उनका कंपाइलेशन भी अवेलेबल रहता है मार्केट में, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नेंस में जो अलग अलग चीज़ें हैं जैसे करप्शन हो गया या RTI हो गया, उनके लिए आप नोट्स बना सकते हैं, कुछ बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। मैंने स्पेसिफिक कोई बुक्स रेफ़र नहीं करी थी, जो नोट्स थे उन्हीं को मैंने यूज़ किया था। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस जो एरिया है उसमें हर कंट्री के लिए या हर एरिया के लिए आप जो
बेसिक उनका कब क्या अपना रिलेशन उनके साथ रहा है, किस तरह से अभी रीसेंट विजिट्स जो हुई हैं किसी फॉरेन डिग्नेटरी की, या हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ने किसी कंट्री को विजिट किया है तो उसमें क्या संधि समझौते हुए हैं, उनके बारे में आप जानकारी जुटा लें और उनको एक नोट्स बना लें, कंसाइज बना लें, ताकि बार बार उनको पढ़ सकें। GS3 की बात करें तो GS3 में इकोनॉमी काफ़ी बड़ा एरिया है। इकोनॉमी के लिए मैंने कोई बुक पर से रेफ़र नहीं की थी, बट इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको रेफ़र करके एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव अपना आप बना सकते हैं, और उसमें भी स्कीम्स, पॉलिसीज़ और क्या फ्यूचर में सोचा जाएगा, क्या टैक्सेशन रहेगा, इसके बारे में बात कर सकते हैं। 11th की एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब आती है जिसमें बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स दिया गया है, उसको रेफ़र किया जाना चाहिए। मैंने उसको रेफ़र किया था और उसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें सामने आई थी। उसके अलावा अगर अपन एग्रीकल्चर पे आएँ तो एग्रीकल्चर काफ़ी हॉट टॉपिक रहता है करंट अफेयर्स में, तो अखबारों के मदद से बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस आप मैप कर लें, उसका मैपिंग बना लें, और उसको मैंने यूज़ करने की कोशिश की थी अलग अलग स्कीम्स को याद रखने के लिए या फिर एक आंसर को होलिस्टिक पर्सपेक्टिव देने के लिए। अगर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट या उसकी तरफ आएँ तो NCERTs जो हैं उनमें काफ़ी अच्छे से उनके बारे में कवर किया गया है। उसके अलावा जो कमेटी रिपोर्ट्स आती हैं उनको भी ऊपर से रेफ़र किया जा सकता है, ताकि उनमें कोई अच्छी चीज़ें दी गई है वो अपन अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकें। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट प्री के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज का पेपर भी अपने सिविल सर्विसेज के पेपर के साथ ही होता है, तो उसके लिए शंकर IAS की एक बुक आती है। उस बुक का मोटा मोटा हिस्सा काफ़ी रेलेवेंट है, बेसिक आइडिया दे देता है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एनवायरनमेंट की रेगुलरली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स आते रहते हैं, उनको भी हम नोट्स के अंदर ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एनवायरनमेंट में इसके अलावा काफ़ी अलग अलग तरीके से जैसे रामसार साइट्स हैं या फिर UNDP की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, उनके बारे में भी हम अगर नोट्स बना लें तो उनको रेफ़र करना भी काफ़ी इजी रहता है। अगर हम इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आए तो मेरा 11वीं 12वीं में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड था, तो मुझे सिर्फ करंट अफेयर्स पे ही फोकस करने की ज़रूरत पड़ी। फिर भी अगर आपका उसके तरफ बैकग्राउंड नहीं है तो NCERTs जो 11th 12th की है, जो एप्लीकेशन बेस्ड साइंस जो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं और उससे जो भी आता है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर से करंट अफेयर्स के लिए जो हम जनरली GS2 और GS3 में करंट अफेयर्स का काफ़ी यूज़ रहता है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर्स रेगुलरली पढ़ने चाहिए। तो मैंने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को रेफ़र किया था। जनरली द हिंदू रेफ़र करता था और फिर बैलेंस बनाने के लिए कई बार स्विच कर देता था इंडियन एक्सप्रेस में, तो वो भी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए ऑनलाइन भी काफ़ी कंपाइलेशंस डेली अवेलेबल रहते हैं, उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। इसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, इनसाइट IAS है, IAS बाबा है, सिविल्स डेली है, इनमें से जो भी आपको सूट करता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या और अलग अलग नए चैनल्स और नए इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को होलिस्टिकली कवर करते हुए अगर अपन नोट्स से उसको इंटीग्रेट कर ले तो काफ़ी हेल्प होती है, और उन नोट्स से काफ़ी इजी रहता है जब हम फाइनली रिवीजन की ओर जाते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स में योजना मैगज़ीन है, उसका जो इंटरेस्टिंग जो आपको लगते हैं कि ये रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, आप उन पे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। राज्यसभा टीवी की डेली डिबेट्स जो हैं उनको मैं कभी कभी देखा करता था। उसके अलावा ऑनलाइन चैनल्स है जो कोई भी नया अगर टॉपिक आता है तो उस पर एक डिटेल वीडियो बनाते हैं, तो अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है तो उसको सरल भाषा में वो समझाते हैं, तो उसको भी मैंने काफ़ी रेफ़र किया था। उसके अलावा अगर हम ऐसे पर आएँ तो जनरल स्टडीज़ की काफ़ी चीज़ें ऐसे में यूज़ होती है, क्योंकि सारा कंटेंट, सारी नॉलेज हमने जो उधर से यूज़ की है वो ऐसे में काम में लाई जाती है। उसके अलावा ऐसे में जो मेरा अप्रोच था वह यह था कि मैं ऐसे लिखने से काफ़ी कतराता था पहले, तो उसके लिए मैंने इनिशियली कुछ ऐसेज लिखे और अपने दोस्तों सीनियर्स को भेजे,
उन्होंने उसमें गलतियां और फ्लो के बारे में मुझे कुछ चीज़ें बताई, उनको मैंने कोशिश की कि मैं अपने आने वाले एसेज में डाल सकूं। एसेज में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काफ़ी झिझक रही थी स्टार्टिंग में, और उसकी वजह से मैंने डिले किया ऐसे लिखना। तो अगर जितना जल्दी हो सके ऐसे की प्रैक्टिस आप शुरू करें, कुछ लिखना चालू करें, तो उससे काफ़ी हेल्प होगी। और अपनी राइटिंग स्टाइल जो ओरिजिनलिटी है उसको मेंटेन करके रखें, तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है कि जो सामने वाला बंदा है वो अपने थॉट्स को अच्छे तरह से पिरो के बता पा रहा है। ऐसे के लिए एज सच कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है या टॉपिक नहीं है जिसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए जनरल स्टडीज़ की सारी चीज़ों का समीकरण, उसके अलावा ऑप्शनल में भी कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। कोट्स हैं, पिछले साल के लोगों के एसेज जो हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से ऐसे लिखा जाता है। उससे मुझे पर्सनली काफ़ी हेल्प हुई थी। एथिक्स जो कि GS 4 का सब्जेक्ट है, उसका ऐसे के साथ भी काफ़ी गहरा रिलेशंस मुझे लगता है कि है, क्योंकि कई बार ऐसे में फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स पे टॉपिक आते हैं और उनको अगर आप अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं तो हमें एथिक्स की काफ़ी चीज़ों को उनमें यूज़ करना है। तो कई बार ऐसा है कि ऐसे और एथिक्स के नोट्स कहीं ना कहीं सिमिलर थे मेरे, अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो। GS 4 के लिए मैंने सिलेबस को रेफ़र किया था और उसके अंदर जो कुछ 50-100 शब्द थे उनकी एक लिस्ट बना ली थी, उनका क्या मीनिंग है, उनको किस तरह से मैं अपने हिसाब से समझता हूँ, उसका मैंने एक एक्सेल शीट बना लिया था और उसको मैंने रेफ़र किया था, बार बार उसको पढ़ा था, ताकि उन वैल्यूज़ को, उन जो शब्द हैं उनको मैं इंटरनलाइज कर सकूं और वो मेरी लैंग्वेज में, मेरे एक्सप्रेशन में आ जाएं। ये मेरी कोशिश थी। इसके बाद जो एथिक्स के लिए मैंने किया था वो ये था कि एग्जाम्पल्स ढूंढे थे जो हम डेली लाइफ में सिविल न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, या जो रिसेंटली कुछ सिविल सर्वेंट्स ने कुछ अच्छा काम किया है, उनको सम्मानित किया जा रहा है, उन्होंने कुछ नई स्कीम, नई योजनाएं, या फिर किसी तरह से सोसाइटी को मोबिलाइज किया है, कुछ नए एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स जो चल रहे हैं, उनका एक लिस्ट अलग से बना लिया था जिनको मैं अपनी वैल्यूज़ के साथ में सब्सटेंशिएट करने के लिए यूज़ कर सकूं। तो उसकी वजह से भी काफ़ी एथिक्स में लाइवलीनेस आती है और आप अपने बात को अच्छे से पुट अक्रॉस कर सकते हैं। जनरली ये दुविधा रहती है कि हम टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस कितनी करें, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें या ना करें, और राइटिंग प्रैक्टिस कब से शुरू करें। तो मेरे केस में मैंने ये सोचा था कि मैं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करूंगा, जितने ज़्यादा टेस्ट पॉसिबल हो सके प्रीलिम्स के लिए लिखूंगा, क्योंकि प्रीलिम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी कि हम किस तरह से उन 2 घंटों में जो जनरल स्टडीज़ के होते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस कैसे लिंकेजेस कर सकते हैं, कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, और किस तरह से हम अगर तुक्का भी मार रहे हैं तो वो गेस जो है वो एक स्मार्ट गेस हो रादर देन अ रैंडम गेस, क्योंकि स्मार्ट गेस अगर रहेगा तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है। तो उसके लिए जो टेस्ट प्रैक्टिस है वो आप मार्केट से टेस्ट लेके आ सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज फॉर्मली ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके अलावा ऑनलाइन भी काफ़ी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल रहती है। अगर आप दिल्ली से कनेक्टेड नहीं है, घर पे रहकर भी तैयारी कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ उस तरह से भी ली जा सकती है। टेस्ट सीरीज़ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि वह आपको उस सिमुलेट करने की कोशिश करती है, उस एनवायरनमेंट को रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है, और आपको अपना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, अपना स्टाइल, क्या आप 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके एक्यूरेटली करके पास होने में बिलीव रखते हैं, या आप 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके कुछ गलतियां करके, कुछ तुक्के गेसेस लगा के आप प्रीलिम्स को पास करने में बिलीव रखते हैं। प्रीलिम्स में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है CSAT का पेपर, जो कि सेकेंड हाफ में होता है। उस पेपर के लिए भी जनरली जो मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हैं या जिन्होंने इंजीनियरिंग में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ तैयारी की है, उनको उतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती है। तो उसके लिए भी जो पिछले साल के पेपर्स हैं, यदि आप उनको देखें, उनके थ्रू एक आइडिया लेने की कोशिश करें, तो फिर उसमें काफ़ी हेल्प हो सकती है। मैंने कोई स्पेसिफिक बुक रेफ़र नहीं करी थी CSAT के लिए। मेंस में भी आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज़ की बात आती है, तो मेंस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम आंसर राइटिंग की शुरुआत कब करें और कब से लिखना चालू करें।
क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, इसलिए उतना लिखने का काम नहीं पड़ता था और अपने आप को एक्सप्रेस करने का काम नहीं पड़ता था। तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं लिखने की प्रैक्टिस थोड़ी स्टार्टिंग से चालू करूँगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रही वो ये था कि हमने 2-3 दोस्तों का एक ग्रुप बना लिया था। हम रोज़ 5 क्वेश्चंस जो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहते थे, जैसे कि इनसाइट्स IAS या IAS बाबा, मैंने पर्सनली IAS बाबा चूज़ किया था। उनका TLP प्रोग्राम जो है वो फ्रीली अवेलेबल है वेबसाइट पे, तो उसको यूज़ किया था और उसके लिए रोज़ हम 5 क्वेश्चंस लिखते थे। 4-5 दोस्त मिलके एक दूसरे से चेक कराते थे और एक तरह से इंश्योर करते थे कि हम जो गलतियां कर रहे हैं उसको रिपीट ना करें, और जो पॉइंट्स एक दूसरे के यूनिक मिलते थे उनको हम अपने उन्हीं आंसर के ऊपर लिख लिया करते थे, ताकि एक रिवीजन के लिए भी एक अच्छा कंपेंडियम हमारे लिए तैयार हो जाए। टेस्ट सीरीज अगर आपने अगर 5 क्वेश्चंस डेली हमने किया तो उसके लिए टेस्ट सीरीज भी इतने लेने की ज़रूरत मुझे पर्सनली फील नहीं हुई। इसलिए मैंने वाजीराम की जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल थी 4 टेस्ट की फॉर द स्टूडेंट्स, वही मैंने यूज़ कर ली थी। उसके अलावा मेंस के जस्ट पहले एक सिमुलेटर टेस्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूट कराते हैं जो GS 1, 2, 3, 4 2 दिन में कराते हैं, ताकि आपको लिखने की 3 घंटे लिखने की 4 बार वो उसकी प्रैक्टिस हो जाए, और आपका हाथ दुख रहा है या नहीं दुख रहा है उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकें। तो उसके लिए वैसी कोई सिमुलेटर एग्जाम्पल जो आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी हेल्प मिली थी मुझे काफ़ी। अगर हम प्रीलिम्स और मेंस में लकी रहते हैं तो हमें लकी रहते हैं और मेहनत अच्छी होती है और नंबर आते हैं तो हमें इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। इंटरव्यू की प्रिपरेशन थोड़ी अलग है, थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम अपना जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भर के देते हैं उसके ऊपर इंटरव्यू चलता है, करंट अफेयर्स के ऊपर इंटरव्यू चलता है, और जनरली आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाता है रादर देन आप कंटेंट या नॉलेज में क्या बोल रहे हैं। कंटेंट एंड नॉलेज बिकॉज हमने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी की है तो वो तो काफ़ी हमारे पास होता ही है, और वो होता है तभी हमें इंटरव्यू का चांस मिलता है। तो जब हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें तो डैफ के हर एस्पेक्ट को हम अच्छे तरह से इन डेप्थ उसकी प्रिपरेशन कर लें, नोट्स बना लें, डायरीज मेंटेन कर सकते हैं, जो मैंने किया था। उसके अलावा इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करना, बोलना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं आते, इंग्लिश की उतनी आदत नहीं होती बोलने की। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस, अगर आपका माध्यम इंग्लिश है तो वो आप दोस्तों के बीच में कर सकते हैं, आईना देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। पिछले साल के क्वेश्चंस का कुछ कंपाइलेशन अगर अवेलेबल है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, तो उससे इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके अलावा ड्रेसिंग जो है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, हैंड मूवमेंट्स है, उन पे थोड़ा वर्क किया जा सकता है। मैंने पर्सनली ये सोचा था कि मैं जो ओरिजिनलिटी है, जो मैं जैसा हूँ वैसा ही मैं इंटरव्यू में अगर प्रस्तुत कर सकूँ तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने लिमिटेड मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे और उनसे सीखने की कोशिश की थी। उसके अलावा इंटरव्यू के दौरान जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है आत्ममंथन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। अपनी लाइफ में हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, काफ़ी बार हम फेल हुए हैं, काफ़ी बार हमें सक्सेस मिली है, तो उनसे हमारी क्या सीख मिली है, उनसे हम क्या हमने पर्सनैलिटी ट्रेट्स अर्जित किए हैं, उनको हम अगर एक बार सोच लें, उनके बारे में थोड़ा बहुत एक स्टोरी माइंडसेट बना लें तो उनके बारे में काफ़ी अच्छे से हम इंटरव्यू में बता पाएंगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा, भोसले सर का बोर्ड था मेरा, उसमें काफ़ी ओपन एंडेड सवाल मुझसे पूछे गए और उनमें ये सेल्फ रियलाइजेशन और आत्ममंथन जो था वो काफ़ी हेल्प किया और मैं अपने आप को उनके सामने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट कर पाया। मेंस का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑप्शनल। मैंने पर्सनली एंथ्रोपोलॉजी लिया था तो उसके लिए पेपर 1 एंड पेपर 1 थोड़ा स्टैटिक पार्ट है, उसमें सोशो कल्चरल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आता है। पेपर 2 में जनरली जो इंडियन कल्चर है, इंडियन सोशल सिस्टम्स है, उसके बारे में चीज़ें आती हैं और उसके अलावा ट्राइबल इंडिया एंड उसके अलावा जो अदर वनरेबल सेक्शंस है, SC ST OBCs, उनके बारे में कवरेज होता है। और जो करंटली एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, उनकी जीवनी और उन्होंने क्या कार्य किया है उसके बारे में बात की जाती है।
एंथ्रोपोलॉजी क्योंकि एक नया सब्जेक्ट था, उसमें अलग अलग टॉपिक्स थे, तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं ऑफलाइन कोचिंग कुछ महीनों के लिए ज्वाइन करूंगा, जिससे मुझे एक हेड स्टार्ट मिल जाए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो मैंने वैद्स ICS वैद्स सर के यहाँ पर कोचिंग की थी फॉर एंथ्रोपोलॉजी। उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो नोट्स बनते हैं उसके अंदर काफ़ी अलग अलग एस्पेक्ट्स हमें उसमें इंक्लूड करने पड़ते हैं। इसके लिए मैंने अलग अलग जो मुनिरत्नम सर के नोट्स थे, सुशील मैम के नोट्स थे जो ऑनलाइन अवेलेबल थे, उनके अंदर से कुछ टॉपिक्स जो मुझे नहीं मिल पा रहे थे उनको मैंने रेफ़र करके उस गैप्स को फिल किया। इसके अलावा इग्नू के जो मटेरियल्स आते हैं या EPG पाठशाला ऑनलाइन जो अवेलेबल है, उनके अंदर भी काफ़ी अच्छे तरीके से एंथ्रोपोलॉजी को कवर किया गया है, और उनसे भी मैंने जो टॉपिक्स हैं या जो इम्पोर्टेंट केस स्टडीज़ या एग्जाम्पल्स मुझे मिले वो मैंने अपने नोट्स में ऐड किए थे। एंथ्रोपोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पेपर 2 के लिए केस स्टडीज़, कि अभी क्या चल रहा है करंट अफेयर्स में, किस तरह से हम जो सोसाइटी है या अपने जो वनरेबल सेक्शंस हैं उनकी दशा कैसी है और उनके अंदर क्या अच्छे और बुरे चीज़ें हो रही है, उनके कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ रिसर्च स्टडीज़, उनको ऐड करना काफ़ी एनरिच करता है हमारे आंसर को। तो उनको भी एक नोट्स अगर सेपरेटली बना लें और उनको जॉट डाउन कर लें तो वो रिवीजन और यूजेज में काफ़ी हेल्प करता है। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज एंड GS की टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस आप दोनों में से किसी एक की करें, टाइमिंग प्रैक्टिस करें। और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज उतने अच्छे से मैं नहीं कर पाया था। GS के लिए मैंने राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा की थी, ऑप्शनल के लिए मैंने राइटिंग प्रैक्टिस कम की थी। बट अगर समय आपको अनुमति देता है तो आप दोनों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस होगी उतना ही फाइनली एग्ज़ाम में हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसे के लिए कुछ बुक्स रेफ़र की थी मैंने, जो जनरल बुक्स है, जैसे कि सेपियंस एंड 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी, या फिर महात्मा गांधी जी की जो माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है। इन सब को पढ़कर भी थॉट प्रोवोकिंग बुक्स हैं, काफ़ी अलग अलग थॉट्स हमारे मन में आते हैं, उनको हम ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हम दोस्तों के साथ कर सकते हैं, जिससे काफ़ी अलग अलग तरह से एस्पेक्ट्स और काफ़ी अलग अलग व्यूज़ हम अपने ऐसे में इंक्लूड कर पाएंगे, ताकि एक अनेकांतवाद और प्लूरलिज्म हमारे ऐसे में झलकेगा, और वो आई थिंक मुझे काफ़ी हेल्प किया। इंटरनेट का कैसे प्रयोग किया था मैंने। इंटरनेट काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया है अभी आज की टाइम में, क्योंकि काफ़ी इजीली हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अलग अलग सोर्सेज से। बट एट द सेम टाइम एक प्रॉब्लम ये आती है कि आजकल ओवर इन्फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है या किस पे नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने पर्सनली इंफॉर्मेशन जो सोर्सेज थे उनको काफ़ी कट डाउन किया, बुक्स कुछ चूज़ कर ली, उन्हीं को बार बार पढ़ा, रादर देन रेफरिंग टू मेनी डिफरेंट बुक्स एंड डूइंग डिफरेंट थिंग्स फॉर पर्टिकुलर टॉपिक। इसके अंदर मेरा ये प्रयास था कि मैं सिलेबस के हिसाब से अपने नोट्स तैयार कर लूँ, उसमें जो भी मैं किताब पढ़ रहा हूँ उसके के अंदर से जो भी मुझे चीज़ें अच्छी लग रही है वो उन नोट्स में लिख लूँ, और एक नोट्स को ही बार बार मैं रिवाइज करूँ, ताकि वह चीज़ मेरे दिमाग में अच्छी तरह से समझ आ जाए या बैठ जाए, ताकि मैं उसको अच्छी तरह से लिख पाऊँ। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मेरी प्रिपरेशन जर्नी में रहा है वो है दोस्तों की या ग्रुप स्टडी जो हम फ्रेंड्स के साथ करते हैं, तो दोस्तों की हेल्प जो उसमें रही है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। हम साथ में बैठ जाते थे, डिस्कशंस करते थे, टॉपिक्स पे डिबेट्स होती थी, उससे भी हमें काफ़ी पॉइंट्स निकल के आते थे। आंसर राइटिंग में भी दोस्तों की काफ़ी मदद ली। इंटरव्यू के दौरान भी जब हम एक दूसरे का इंटरव्यू लेते थे, क्वेश्चन आंसर करते थे, तो उसमें भी जो हालचाल जो हम भाषा यूज़ कर रहे हैं वो पार्लियामेंट्री है या नहीं है, कुछ हम इनफॉर्मल शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, उनको पॉइंट आउट करने में काफ़ी हेल्प मिली थी, क्योंकि हम दोस्तों के साथ काफ़ी इजीली कंफर्टेबल वे में बात कर सकते हैं, और इंग्लिश और हिंदी की उतनी झिझक भी हमें नहीं रहती है। तो इंटरव्यू और बाकी प्रिपरेशन में भी दोस्तों का काफ़ी रोल रहा मेरे प्रिपरेशन के दौरान। जो प्रोसेस है यूपीएससी का वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, और ये एक
जर्नी है आई वुड से, जिसके अंदर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि क्या मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया, ये एग्ज़ाम देने का सोच के मैं अच्छा खासा जॉब कर रहा था, पैसे आ रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था, फिर मैंने क्यों ऐसा डिसीजन लिया, ऐसे भी सवाल उठते हैं। बट उस समय में हमें ये सोचना है कि मैंने जब वो डिसीजन लिया तो उस समय मेरा एम क्या था। मैंने सोचा था कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैं ऐसे जॉब में जाना चाहता हूँ जिसमें मुझे डाइवर्सिटी मिले, मुझे अच्छा काम सीखने को मिले काफ़ी यंग एज में, ताकि मैं अपने काम से ही पब्लिक सर्विस की तरफ जुड़ पाऊँ। तो उन सब एस्पेक्ट्स को अगर हम रिमाइंड करें, जो हमारे मोटिवेशन सोर्स रहे हैं, जो गार्जियन या गाइडेंस मेंटोर्स रहे हैं, फ्रेंड्स रहे हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं, ताकि वो एक जो फेज़ आता है, बीच में उतार चढ़ाव आते हैं, जो इमोशनल स्टेजेस जो डिफरेंट रहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन, उसको हम अच्छे से हैंडल कर पाएँ। और उसके अंदर मेरे दोस्तों, मेरे पेरेंट्स का काफ़ी सहयोग रहा ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। तो आप भी ऐसे कुछ जो आपके भरोसेमंद लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं, आपके मन की बात को शेयर कर सकते हैं, ताकि मन हल्का होगा और आप फिर से अपने पढ़ाई की ओर जुट जाएं। इम्पॉर्टेंट चीज़ काफ़ी ये रहती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रिपरेशन की हर एक दिन हम कुछ ना कुछ ऐड करें हमारी प्रिपरेशन में। अगर हम एक पेज भी पढ़ रहे हैं तो वो एडिशन है, एक हेल्प करेगा हमें ओवर द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन। इसलिए कई दिन निराशाजनक भी होंगे, कई दिन काफ़ी उम्मीद वाले होंगे, तो एक बैलेंस आएगा और ये काफ़ी नेचुरल है, सभी के साथ होता है। मैंने जितने भी दोस्तों से बात की या इंटरव्यूज सीनियर्स के देखे, उनसे बात की, तो उतार चढ़ाव आना ह्यूमन नेचर है, एकदम नेचुरल है, सबके साथ होता है। आप बस इस बात का ध्यान रखें कि दिस शैल टू पास, ये भी निकल जाएगा, और जो आने वाली चीज़ है उस पर फोकस करें। आपने जो एम लेकर चले थे उस पर फोकस करें। और मोटिवेशन टॉक्स कई बार यूट्यूब से मैं रेफ़र किया करता था। सदगुरु हैं, गोपाल दास जी हैं, एलन वॉट्स जी हैं, उनके मोटिवेशनल टॉक्स काफ़ी मैं देखा करता था, उससे काफ़ी दिन अच्छा रहा करता था। इसके अलावा विपश्यना मेडिटेशन मैं प्रैक्टिस किया करता था, उससे भी कई बार क्लैरिटी ऑफ थॉट और क्लियर जो हम कई बार खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं, उसको भी मुझे ओवरकम करने में हेल्प मिली। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो अपने आप पे बिलीव कर सकूं, वो भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने आप पे बिलीव कीजिए। आप जो सपना लेकर चले हैं उसको आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में आप पूरा करेंगे। भले ही आप कोई स्टार्टअप खोल रहे हैं, भले ही आप सिविल सर्विसेज दे रहे हैं या दूसरा कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, हर तरीके से हम सोसाइटी के लिए या अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चीज़ें कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट तैयारी में रहता है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न जो है वो यूपीएससी के प्रीवियस पेपर्स ही हैं। उनको जितना ज़्यादा यूज़ कर सके करें। प्रीलिम्स के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी अपनाई थी कि मैं पिछले 5-6 सालों के पेपर्स को मैंने एनालाइज किया था, किस किस तरह से उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन किन टॉपिक को ज़्यादा तवज्जो वो दे रहे हैं, किन किन एरियाज़ में वो क्वेश्चंस घुमा के पूछ रहे हैं। कई बार तो क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे रिपीट भी हो जाते थे पिछले सालों से, तो वो भी एक रोचक चीज़ है जो हमें पता चलती है। तो प्रीलिम्स के पेपर्स को अगर अपन अच्छे से एनालाइज कर पाएँ तो उसकी वजह से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें मिलता है कि अगर हमें कहीं पे गेस करना है तो हम ऑल ऑफ दी अबव करें या ओनली 2 and 3 करें। तो ये यूपीएससी का पैटर्न कैसा रहा है, हर टेस्ट सीरीज जो कराती है उसमें पैटर्न अलग अलग होता है। आप यूपीएससी का पैटर्न जानने की कोशिश करें और उससे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उस एनालिसिस से निकल के आती है। मैं चाहूँगा कि आप वो खुद एक बार करें, जिससे ताकि एक होलिस्टिक आइडिया मिल जाए और जब हम उस एग्ज़ाम को देने जाएं तो एक बैक ऑफ द माइंड यूपीएससी का पैटर्न आपके दिमाग में रहे और वो आपको प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प कर सकता है। मुझे पर्सनली काफ़ी वो हेल्प किया था। ये कुछ टिप्स थी जो मेरे लिए वर्क की थी। आपके लिए वर्क करे ना करे आई एम नॉट श्योर। आप और भी लोगों के इंटरव्यूज़ देखें और भी लोगों से बात करें, उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करें, उसके बाद अपनी बुक लिस्ट डिसाइड करें और ये इंश्योर करें कि आप मैक्सिमम टाइम डिवोट कर सके पढ़ाई के लिए
और सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से यूज़ करें। अगर आप डिस्ट्रैक्शन ना हो उससे, और उससे काफ़ी अच्छे तरह से हम जो एक दूसरे से हेल्प कर सकते हैं, जो दूर दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, तो उसके थ्रू हम काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। सब लोगों का बैकग्राउंड अलग होता है, तो सबके लिए अलग अलग स्ट्रेंथ एरियाज़ होते हैं, वीकनेस एरियाज़ होते हैं, और सबके लिए अलग अलग चीज़ वर्क करती है। बट आप इंश्योर करें कि आपका यूनिक स्टाइल, आपका ओरिजिनल स्टाइल आप आइडेंटिफाई करें और उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर्स में, अपने इंटरव्यूज़ में, बिकॉज उसी से आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी एग्जामिनर्स और इंटरव्यूअर्स को दिखेगी। एंड मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि उसी को हम अगर बता पाएँ उन लोगों को, तो वो अप्रिशिएट करते हैं उसे। तो मैं आप सभी को जो ये टिप्स थे उनको धीरज से सुनने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। आप अपने जो सपना लेकर चले हैं उसमें सफल हों, ये मेरी कामना रहेगी। ऑल द बेस्ट आप सभी को। ऐसे ही मन लगाकर आप जो भी रास्ता चुने उसके अंदर लगातार परिश्रम करते रहे, और अपने आप को सेटिस्फाई, आप जो भी आप कर रहे हैं उससे सेटिस्फैक्शन अगर आपको मिल रहा है तो वही सबसे बेस्ट है। यही मेरी मनोकामना आपके लिए रहेगी। धन्यवाद।